हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से कंटिन्यूस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और डिराइव एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जबकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। ठीक है, उसके हमने डिफरेंट यूनिट्स भी देखे थे और भी दो हैं, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट यानी कि एक है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यानी कि कोई हमारे पास सर्कल है, कोई हमारे पास ये सर्कल है, सपोज ये वाला सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ये वाली इसकी रेडियस है, ये वाली इसकी रेडियस है, ठीक है। तो अगर ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, तो उसने ये वाला एंगल सबट्रैक्ट किया, ये वाला एंगल क्या सबट्रैक्ट किया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस अपॉन, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन, उसको लिखते हैं RAD से, ठीक है। तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो है रेडियन, और सिंबल क्या है, R। ओके, उसके बाद सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल दूसरा है सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट में, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल हम किसी को कंसिडर करते हैं, हमारे पास सपोज एक कोई स्पीयर है, क्या है, कोई ऐसा स्पीयर है, और हमने स्पीयर में से ऐसा कुछ काटा है, इस तरह का एंगल सेपरेट हो रहा है, ऐसा, ये स्पीयर है, ठीक है, स्पीयर है और उसका एंगल है ये वाला, ऐसा काटा, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो होगा सॉलिड एंगल। क्या होगा, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, और ये वाला इसका एरिया है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और इसका सिंबल होता है स्टेडियन। क्या होता है, स्टेडियन, ऐसा यूनिट होता है स्टेडियन। क्या होता है ऐसा यूनिट, स्टेडियन। तो इसका क्या हो जाएगा, और सिंबल, ठीक है। तो अब हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स देख ली और सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट भी देख लिए। सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट 2 एंगल के होते हैं, किसके, 2 एंगल्स के, ठीक है। और यह बात बता दूं आपको कि सप्लीमेंट्री एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। जब हम आगे डायमेंशन पढ़ेंगे तब सप्लीमेंट्री एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन सिर्फ 7 क्वांटिटी का ही होता है, किसकी, सिर्फ 7 क्वांटिटी का। अब हमको पढ़ना है कि अगर हमारे पास कोई नंबर लार्ज नंबर है या स्मॉल नंबर है, तो उसको हम फिजिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लार्ज नंबर है, स्मॉल नंबर है, लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर।
तो हमारे पास सपोज काफ़ी बड़ा नंबर है कोई, 10 के पीछे 10-15 जीरो है, 10 के पीछे 10-15 जीरो है, ऐसे लिखने में हमको काफ़ी दिक्कत रहती है। या तो सपोज़ हमारे पास 0.000021 है, तो उसको लिखने में काफ़ी दिक्कत रहती है। तो इस तरह के जो भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसको हम 10 की पावर में लिखें, और 10 की पावर में कैसे लिखें वो हमको देखना है, ठीक है। क्योंकि इस तरह के बड़े बड़े नंबर्स हम फिजिक्स में क्या करेंगे, 10 की पावर्स में लिखेंगे। क्या किस में लिखेंगे? 10 की पावर्स में, ठीक है, 10 की पावर्स में। तो कैसे लिखना है वो हमको देखना है कि 10 की पावर्स में हम कैसे लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1 के पीछे 2 जीरो है, 1 के पीछे 2 जीरो यानी कि 100 है, तो 10 की कितनी पावर हो जाएगी? तो 10 की हम लिखेंगे 2 पावर, यानी कि 1 के पीछे 2 जीरो, 1 के पीछे 2 जीरो, ठीक है, 10 की पावर 2। या तो 10 अकेला है, तो 10 अकेले को हम कैसे लिखेंगे? 10 की पावर 1। सपोज 3 जीरो है, क्या है? 1 के पीछे 3 जीरो, तो हमको क्या लिखेंगे? 10 तो एक पावर हो गया 10 की, तो 10 की पावर 3। अगर हमारे पास 10 के पीछे समझो इतने जीरो है, तो 10 की कितने पावर में लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? तो इतने बड़े बड़े नंबर्स है और वो पॉजिटिव में है। अगर बड़े बड़े नंबर्स है और वो पॉजिटिव में, पॉइंट वाले नहीं है, क्या है? पॉजिटिव में है और पॉइंट वाले नहीं है, तो 10 की पावर हम प्लस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 की पावर प्लस में। सपोज हमारे पास कोई और बड़ा नंबर है, सपोज इतने सारे नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 इंटू 10 टू पावर 7, 2 इंटू 10 टू पावर 7, यानी कि 10 के 2 के पीछे कितनी पावर है? 7, यानी कि 10 की पावर 7 इंटू 2। इस तरह से हम बड़े बड़े नंबर्स को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े बड़े नंबर्स को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमको देखना है स्मॉल नंबर को हम कैसे लिखेंगे। स्मॉल नंबर को कैसे लिखेंगे? काफ़ी बच्चों को अंत तक यानी कि 12 तक भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर कब माइनस लिखना है, कब प्लस लिखना है, कब माइनस लिखना है। तो हम यहाँ पे देख लो, तो प्लस कब लिखना है? अगर सभी 1 के पीछे 0 है, अगर कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ रही, तो हम 10 की पावर में प्लस में लिखेंगे, 10 की पावर प्लस में लिखेंगे। अब क्या करना है? 10 की पावर माइनस की बात करें, सपोज हमारे पास 0.01 है, 0.1, तो जहाँ से पॉइंट है वहाँ से कैलकुलेट करना है। कहाँ से करना है? जहाँ से पॉइंट, यानी कि 1 और 2, तो 10 की पावर कितनी है? तो 10 की पावर -2 है, क्योंकि क्या हो गया? 10 की पावर -2, यानी कि 0 से 1 और 2, 0 से लेके 2 नंबर पीछे उसको काउंट करना है, 1 और 2, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 1 इंटू 10 टू पावर -2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज 0.0002 है, 0.0002 है, तो इसको हम पावर में कैसे लिखेंगे? तो इस पॉइंट से ये वाला जीरो कैलकुलेट नहीं करना है, ये वाला जीरो कैलकुलेट नहीं करना है। इस पॉइंट के पीछे से जितने भी जीरो है या कि जितने भी नंबर्स है वो नंबर्स गिन लो और उसको माइनस के पावर में रख दो, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 -4, क्या लिखेंगे? -4। अगर हम पॉइंट के बाद की संख्या गिन रहे हैं, पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू गिन रहे हैं, तो वो पावर होगी माइनस में, वो पावर होगी माइनस में। और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज हमारे पास 0.00000008 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम फिजिक्स में कैसे लिखेंगे समझ लो। तो इस पॉइंट से कंसीडर करें तो इस पॉइंट के बाद कितने पॉइंट है? 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इंटू 10 की पावर -8। ओके, और भी देख लो,
सपोज 0.00000000009 है, तो ये वाले नंबर को हम कैसे लिखेंगे? तो ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद की संख्या गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 12। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 9 इंटू 10⁻12 क्या हो जाएगा? -12। अगर 0 पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू है इसको पावर में कंसिडर करना है तो वो माइनस में कंसिडर करेंगे, और अगर कोई पॉइंट के पहले की जो भी वैल्यू है, उसको हम कंसिडर करेंगे प्लस, इसमें कंसिडर करेंगे प्लस में। सपोज हमारे पास 200.2 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? तो समझो इसके पॉइंट के आगे वाली कितनी पावर है? 3, और वो तो उसको क्या कंसिडर करेंगे? 2.2 इंटू 10⁻3। समझ गए आप लोग? इतने सारे एग्जाम्पल हुए तो समझ गए होंगे कि अगर छोटे छोटे नंबर्स हैं या कुछ बड़े नंबर्स हैं उसको हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लिखने में इतने सारे 10 के पीछे 15 जीरो है तो क्या लिखोगे भाई? 10⁻15 लिखना पड़ेगा, 10⁻15 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे जीरो क्या होंगे, कब लिखोगे? तो सिर्फ पावर में उसको रिप्रेजेंट करना है, और जीरो के पॉइंट के पीछे जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको माइनस पावर में कंसिडर करेंगे। अब हम देखना है किस पेरिफिक्स पावर ऑफ 10। अब सम स्पेशल पावर के हमने नाम दे दिए, सम कोई स्पेशल पावर के नाम दिए, यानी 10 की पावर 1 हो तो इसको क्या बोल सकते हैं, 10 की पावर 2 हो तो क्या बोल सकते हैं। तो यानी कि पर्टिकुलर 10 की जितनी पावर है कुछ, तो उसको हम स्पेशल नाम बोल दिया, हमने नाम दे दिया भाई इस 10 की पावर इतनी पावर हो तो इसको ऐसे बोलते हैं, 10 की पावर इतनी हो तो इसको ऐसे बोलते हैं। तो उसका पर्टिकुलर हमने नाम दे दिया है, तो वो नाम है पेरिफिक्स। टेन की पावर है और उसको सबने अलग अलग नाम दे दिया। तो पहले 10 की पावर 1 को प्लस में कंसिडर करते हैं, 10 की पावर 1 इसको हम बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका। 10 की पावर 1 तो क्या हो जाएगा? डेका। उसके बाद 10 की पावर 2 हो जाएगा हेक्टा। क्या हो जाएगा? हेक्टा। ओके, अब देखना 10 की पावर 3 तो हो जाएगा किलो। क्या हो जाएगा? किलो। ठीक है। उसके बाद 10 की पावर 6 इसको देखा हमने मेगा। आप लोगों ने सब पढ़ा होगा MB। क्या है? MB। तो M क्या है? मेगा, और B क्या है? बाइट्स, मेगा बाइट्स। उसके बाद 10 की पावर 9 गीगा। 1 GB क्या होता है? 1 GB यानी कि गीगा बाइट्स। क्या होगा? गीगा बाइट्स। उसके बाद टेरा। उसके बाद 10 की पावर 12 उसको बोलते हैं टेरा। 1 TB हार्ड डिस्क है तो 1 TB हार्ड डिस्क को बोलते हैं टेरा बाइट्स। तो 10 की पावर 12 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 12 को हम बोलेंगे टेरा। उसके बाद पेटा और एक्स्ट्रा हो गए, और 10 की पावर 15 को हम पेटा बोलेंगे, और 10 की पावर 8 को एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे? एक्सा। एक्सा एक्सा क्या बोलेंगे? एक्सा। तो अब तक हमको 10 की पावर 18 तक की जरूरत पड़ी है पावर में
समझाने के लिए, क्योंकि 10⁸ में काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगे और ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशन भी बन जाएंगे। 10⁸ के कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा। सुपर कंप्यूटर भी काफ़ी करीब करीब 500 साल लग जाएंगे इसको डिकोड करने में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इसकी वजह से हमने अगर 10⁻1 है तो उसको डेका बोलेंगे, 10⁻+ में है तो हेक्टा बोलेंगे, और 10⁻3 है तो किलो, जो भी हमारे हमको पता है किलो क्या है, तो 10⁻3 यानी कि 1000 ग्राम क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। 10⁻6 क्या होगा, मेगा। 10⁻9 क्या होगा, गीगा। 10⁻12 क्या होगा, टेरा। 10⁻15 क्या होगा, पेटा। और 10⁻18 क्या होगा, हेक्सा। ये सब प्लस की बात थी, ये सब क्या थी, प्लस की बात थी। अब बात करेंगे माइनस की। अब देखना 10⁻−1 क्या हो जाएगा, 10⁻−1, तो वो डेसिमल हो जाएगा। 10⁻2 सेंटी हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं, यानी कि 10⁻−2। 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 10⁻−2, 10⁻−2। तो क्या हो जाएगा, 10⁻−2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻−2। उसके बाद 10⁻³ क्या हो जाएगा, मिली। 10⁻³ को क्या लिखेंगे, मिली। उसके बाद 10⁻6 को लिखें माइक्रो, लिखते हैं माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर क्या होगा, 10⁻6 जो माइक्रोमीटर है। उसके बाद 10⁻9 उसको बोलते हैं नैनो, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी यानी काफ़ी छोटा सा, काफ़ी छोटा, एकदम स्मॉल। उसके बाद 10⁻12 उसको बोलते हैं पिको, पिकोमीटर बोलते हैं। पिकोमीटर काफ़ी स्मॉल अमाउंट, काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस को बोलते हैं पिकोमीटर, यानी कि 10⁻12 हो तो उसको बोलते हैं हम पिको, क्या बोलते हैं, पिको। उसके बाद 10⁻−15 फर्मी या फेम्टो, या फेम्टो। 10⁻15 फर्मी या फेम्टो, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, काफ़ी स्मॉल है, या रेडियस ऑफ एटम्स इसके करीब करीब आती है। उसके बाद 10⁻−18 एटो, क्या होगा, एटो। 10⁻−18 क्या हो जाएगा, एटो। और इस सारे सबके सिंबल भी हमको लिखने हैं, तो इसके सिंबल होंगे, हमने सिंबल्स बाकी रह सिंबल्स रह गए बाकी, तो सिंबल्स लिखते जाएंगे। इसका सिंबल होता है, तो इसका सिंबल होगा डेसिका, DA, और इसका हेक्टो, किलो का, KG, किलो का K। उसके बाद मेगा का कैपिटल M यूज़ करेंगे, गीगा का P, टेरा का T, टेरा का T, ओके, पेटा का P और एक्स्ट्रा का E, पेटा का P और एक्स्ट्रा का E। और डेसिमल की बात करें तो D, डेसिमल की बात करें तो यहाँ पे D, सेंटीमीटर का C, मिलीमीटर का स्मॉल m, माइक्रोमीटर का म्यू, माइक्रोमीटर का क्या यूज़ करेंगे, म्यू, और नैनोमीटर का स्मॉल n, पिकोमीटर का स्मॉल p, फर्मीमीटर का स्मॉल f ने है इसका a। ओके, तो ये सारे इसके सिंबल्स हैं, क्या है, ये सारे इसके सिंबल्स हैं, यानी कि डेसी का DA, हेक्टा का स्मॉल h, किलो का K, मेगा का कैपिटल M, क्या होगा, कैपिटल M, उसका भी कैपिटल क्या होगा, मेगा का, गीगा का G, टेरा का कैपिटल T, पेटा का कैपिटल P, एक्स्ट्रा का कैपिटल E। जबकि डेसिमल का स्मॉल d, सेंटीमीटर का स्मॉल c, मिलीमीटर का स्मॉल m, माइक्रोमीटर का म्यू, नैनोमीटर का स्मॉल n, पिकोमीटर का स्मॉल p, फेम्टोमीटर का फेम्टो का f और एटो का a। ये सारे हमने स्मॉल यूनिट के लिए किसी पावर को पर्टिकुलर नाम दे दिया, या 10⁻2 हो तो क्या बोल सकते हैं, 10⁻3 हो तो क्या बोल सकते हैं, तो इसके लिए पर्टिकुलर हमने नाम दे दिए।
अब हमको देखना है कि लेंथ के सम स्टैंडर्ड स्मॉल लेंथ मेजर करने के और लार्ज लेंथ मेजर करने के कुछ यूनिट्स देखते हैं। लेंथ मेजर करने के कुछ यूनिट्स देखते हैं, ठीक है। तो सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, अब बात करें सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स की। किसकी बात करें? सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स की। तो पहले बात करते हैं लेंथ की। लेंथ के लिए बात करेंगे, तो बात करें स्मॉल लेंथ की। किसकी बात करें? स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ के लिए पहला यूनिट यूज करेंगे फर्मी। क्या यूज करेंगे? फर्मीमीटर। तो फर्मीमीटर क्या है? दो एटम के बीच का स्पेस है। क्या है फर्मीमीटर? क्या है? दो एटम के बीच के जो डिस्टेंस है, दो जो परमाणु है यानी कि एटम्स, उसके बीच का जो भी स्पेस है, इसको बोलते हैं फर्मीमीटर में मेजर करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 10⁻15 मीटर। कितनी होती है? 10⁻15 मीटर। ये आप लोग लिख लेना कि याद भी रखना पड़ेगा। 10⁻15 क्या होता है? फर्मीमीटर। क्या होता है? फर्मीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 1 मीटर इक्वल टू 10⁻15 फर्मीमीटर। यहाँ पे मैं लेंथ का लिख लूँ, लेंथ के लिए स्पेशल बात करें लेंथ, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर। बाद में इसको लिखेंगे। तो फर्मीमीटर क्या है? दो एटम के बीच का स्पेस। उसके बाद एंगस्ट्रॉम, उसके बाद है हमारा एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम के लिए हम ए और इस पे ऐसा नोटेशन लगा देते हैं, ए पे ऐसा नोटेशन लगा देते हैं। और ये यूज होता है वेवलेंथ को मेजर करने में। यूज फॉर वेवलेंथ। यूज फॉर वेवलेंथ मेजरमेंट। और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ओके, काफ़ी स्मॉल है, 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। उसके बाद हम बात करें नैनोमीटर की। इसकी बात करें नैनोमीटर की, इसको बोलेंगे नैनोमीटर, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे एन। इसका भी यूज होता है वेवलेंथ मेजर करने के लिए, या स्मॉल डिस्टेंस हो तो उसको मेजर करने के लिए नैनोमीटर का यूज करते हैं। नैनोमीटर, तो नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर को हम बोलेंगे 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। अब बात करें माइक्रो। किसकी बात करें? माइक्रोमीटर की। किसकी बात करें? माइक्रोमीटर की। तो माइक्रोमीटर का यूज करता है स्मॉल डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। कहाँ यूज करेंगे? स्मॉल डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। और 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये चीज़ें काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए।
यानी कि आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन में काफ़ी दिक्कत ना हो, इसके लिए ये सब आना चाहिए, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁻⁶। ओके, उसके बाद फिफ्थ हमारा होगा मिलीमीटर, और मिलीमीटर को लिखेंगे mm से। 1 mm यानी कि 1 mm डिस्टेंस कितना होता है, तो 1 mm डिस्टेंस होता है 10⁻³ 1 मिलीमीटर क्या होता है, 10⁻³ मीटर। और उसके बाद 6 होगा सेंटीमीटर, क्या होगा, सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर को लिखेंगे 1 cm, और वो होता है 10⁻² मीटर। ये वाले काफ़ी यूजफुल हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10⁻² मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज यूनिट, लार्ज लेंथ। ये तो स्मॉल लेंथ की बात हो गई। अब बात करते हैं लार्ज लेंथ की। किसकी बात करते हैं, लार्ज लेंथ। किसकी बात करें, लार्ज लेंथ की। तो लार्ज लेंथ के लिए सबसे हम यूज करते हैं लाइट ईयर। हम दो स्टार्स के बीच में या एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में का डिस्टेंस किस में मेज़र करते हैं, तो वो मेज़र करते हैं उसमें लाइट ईयर में। तो लाइट ईयर क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इनटू अर्थ पे एक ईयर की कितनी सेकंड्स होती है, वो अर्थ का 1 ईयर। क्या होगा, लाइट ईयर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर। 1 ईयर में कितने सेकंड्स होंगे, वो सब, ठीक है। तो इसका होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.6, इसकी वैल्यू होती है 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या होते हैं, 10⁻, याद करना 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर। ग्रेविटेशन में यूज करना पड़ेगा, किसमें यूज करना पड़ेगा, ग्रेविटेशन में। 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसको बोलते हैं AU। हम कैसे बोलते हैं, AU। ओके, ये एक नया यूनिट है और काफ़ी बड़ा यूनिट है, काफ़ी बड़ा यूनिट। तो 1 AU इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। 1 AU क्या है, रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। क्या है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ जो सन के अराउंड घूमती है, सन के अराउंड घूमती है, और उस जो घूमती है उसमें जो भी रेडियस, उसकी जो भी रेडियस है किसकी, ऑर्बिटल ऑर्बिट की, सर्कुलर ऑर्बिट की, उस रेडियस को बोलेंगे 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वो होता है हमारा 1.4 या 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। इसके बाद लास्ट वाला है पारसेक। क्या है, लास्ट वाला यूनिट है हमारा पारसेक, और ये है पारसेक, काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये यूज होता है दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, काफ़ी
अगर लाइट ईयर भी कम पड़ जाए हमारे लिए तो हम पार्सेक का यूज़ करेंगे, और पार्सेक को मेज़र करने की स्पेशल टेक्निक्स भी हैं। तो पार्सेक काफ़ी बड़ा यूनिट है, और वो क्या 3.08 × 10⁻16 मीटर, कितना है 10⁻16 मीटर। ओके।